सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और नए साल में बाजार की चाल कैसी रहेगी और कहां बनेगा पैसा। क्या बाजार में प्री बजट और प्री ट्रम्प रैली बनने की तैयारी है? क्या नई ऊंचाइयां इस साल फिर से बाजार छुएंगे या रहेंगे दबाव में? गिरावट का डर खत्म हो चुका है या फिर अभी माहौल बनेगा मजबूत? एफआईज लौटेंगे या फिर जो है वो भी बेच जाएंगे? सारे सवाल हैं आपके मन में, लेकिन इन सारे सवाल के जवाब देने के लिए आपको कुछ ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जिनको कुछ सालों का नहीं, कई दशकों का अनुभव हो बाजार का और जिनकी पकड़ घरेलू बाजारों पर और पूरी दुनिया पर बड़ी मजबूत हो, जिन्हें समझ हो मैक्रो की भी और माइक्रो की भी, कंपनियों की नीतियों की भी और साथ ही साथ सेक्टर्स की भी। और इसीलिए आज हमने एक बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाया है आपके लिए। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुंबई से यहाँ पर एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है और सिंगापुर से आप सबके चहेते हिलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब है। एक की पूरी पकड़ हिंदुस्तान पे और एक की पूरी पकड़ सिंगापुर से दुनिया भर पे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत मार्केट आउटलुक 2025, नए साल में नया हाई। समीर सर और मधु सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले समीर सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि आप तन मन और धन तीनों से नए साल को भरपूर एंजॉय करें, अपने लिए भी और अपने निवेशकों के लिए भी। सर बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी वेल्थ बनाए सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड मधु माय फ्रेंड। एंड आप मधु को ऐसे ना बोले कि इंडिया में पकड़ है, उसकी भी ग्लोबल पकड़ है। इंडिया में हमारी पकड़ है मधु सर सारे पे। व्यूअर्स को भी इंडिया में हमारी पकड़ मधु सर पे, आप पे कम है सर। आप क्योंकि सिंगापुर में होते तो कम पकड़ में आते, मधु सर को हम जल्दी से पकड़ पाते। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं। और आपके दर्शकों को भी हैप्पी न्यू ईयर। जी सर, बिल्कुल। मधु सर आपको भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर अनिल भाई, हैप्पी न्यू ईयर समीर भाई, और आपके सारे दर्शकों को जो आपको इतना चाहते हैं उनको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सर। और हर साल हम इस खास शो का इंतज़ार करते हैं कि कब आपसे मुलाकात हो और बाज़ार के बारे में कुछ बढ़िया बातें और बढ़िया समझे भी। सर समीर सर, शुरुआत करना चाहता हूँ आपसे। साल तो 2024 का बहुत अच्छा गया। जब शुरुआत हो रही थी सब डर था थोड़ा, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुश्किल रहेगा, लेकिन पैसा तो भर के बना। आखिर में आते आते थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा है। तो ये टेम्परेरी फेज़ है या थोड़ा लंबा चलने वाला है सर? 2025 में भी आगे बढ़ेगा या मूड ठीक हो जाएगा? लेकिन अगर आप अनिल लास्ट 3 महीने का देखें और आई थिंक मार्केट 10-11% गिर गई, तो ऐसे कंटिन्यू करना तो मुझे लगता है गलत है। लेकिन 24 के जो ओवरऑल रिटर्न्स बने वो भी बड़े हाई थे। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्मली आपको कहना चाहिए कि लास्ट ईयर जो भी कहें, एंड में निफ्टी एनएससी 500 इंडेक्स बढ़ा 15% और जो निफ्टी इंडेक्स बढ़ा करीब 9%। और 9% तो लॉन्गर टर्म एवरेज से बहुत लो है, और 15% जो 500 इंडेक्स का रिटर्न है वो इन लाइन विद हिस्ट्री है। बट क्योंकि रिजल्ट थोड़े खराब आए लास्ट क्वार्टर में, जाते जाते तो एक आध क्वार्टर और निकल जाए। अगर आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो मेरे हिसाब से 10-12-15% इंडेक्स लेवल पे करें तो वो इतना ऑफ नहीं है। पिछले 2 सालों के रिटर्न से तो बहुत कम होगा। लेकिन ओवरऑल फिर भी आपको इक्विटी में कई कई सालों में अगर रीजनेबल रिटर्न भी मिल जाए जो बाकी ऑल्टरनेटिव से अच्छा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। 2025 में पैसे तो बन जाएंगे, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा मधु सर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि 2024 में एक वो कुश्ती का माहौल था। एक तरफ हमारे लोकल इन्वेस्टर्स, चाहे वो डायरेक्टली पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड के जरिए, दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो बेचकर निकले भी हैं। जो पैसा एसआईपी से आ रहा है 25-25 हज़ार करोड़ का, कई लोग बोलते हैं कि अब ये रिटेल आखिर में आता है, फिर इतना पैसा डालता है और फिर वहीं पे टॉप बनता है। क्या कहीं आपको यूफोरिया बबल इस तरह की सिचुएशन दिखती है रिटेल के पैसे को लेकर? अनिल भाई, पहला ना बाजार में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन सब बातों को लेके। जी जी। तो इस बारी आपको मिलने के पहले मैंने थोड़ा एक्चुअल डेटा देखा। ओके। राइट, तो आपको मेरा ओपिनियन तो इरेलेवेंट है, बट डेटा इज मोर रिलेवेंट। राइट, इफ यू गो इन 2019 जी, SIP inflows एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप 0.6% होता था। ओके। 2024 में भी वो 0.6% ही है। सेम? हाँ, सेम है। अच्छा, परसेंटेज से देखें तो वही उसी से देखना पड़ेगा ना अनिल भाई। मैं बोलूंगा कि अगर सपोजिंग SIP का इनफ्लो
7,000 का 25,000 करोड़ हो गया। हाँ। अरे भाई जीडीपी भी बढ़ गई, मार्केट कैप भी बढ़ गया, लोग भी Correct. ज्यादा आ गए, तो पैसा तो ज्यादा आएगा ना। पॉइंट है सर। तो पहला पॉइंट ये है, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑब्वियसली वो 0.65 हुआ करता था, जो 0.65 का 0.85 हो गया है। सो ये सी दीज नंबर्स आर बिग, ये बड़े नंबर है अनिल भाई, पर ऐसा कोई जो पब्लिक को लग रहा है नहीं बाप रे ऐसा यूफोरिया हो गया, पूरे हिंदुस्तान का पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में आ रहा है, वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। ये मुझे कहीं दिखता है। दूसरा जो पॉइंट है दैट ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, इक्विटी इंडिया में कभी एसेट क्लास था ही नहीं। सही बात अगर मैं प्री कोविड देखूं Correct. तो टोटल डीमैट अकाउंट सिर्फ 3.5 करोड़ थे। राइट। वो 3.5 करोड़ के 18.2 करोड़ हुए डीमैट अकाउंट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेस देन 2 करोड़ थे, जो 2 करोड़ के अभी 11 करोड़ इंडिविजुअल Investor. यूनिक डीमैट अकाउंट हुए। जी। तो अनिल भाई ये तो अगर अमेरिका की हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो कभी तो उनकी लाइफ में भी ऐसा इवेंट हुआ होगा कि कोई एक एसेट क्लास एक्सेप्टेड एसेट क्लास हो जाता है। पर चूंकि हम लोगों को 25-25, 30 साल का अनुभव है और हम उस अनुभव को वो 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उससे रिलेट कर रहे हैं ना, इसके लिए ये नंबर थोड़े ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहे हैं। बट ये ऐसा मतलब ऑब्वियसली दीज आर बिग नंबर्स, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। पर अनिल भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा यूफोरिया हो गया और इसके कारण बहुत ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत है। और तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा ना, इतना ज्यादा बात की हुआ है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, kudos to retail investor, they have been the smartest investor in India today। यस। और सबसे ज्यादा पैसा एक्चुअल रिटेल वालों ने ही कमाया है इस बार। हाँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जी, 2 जी, रुपए में कोई सूद लोन किसी के घर में ही नहीं था, कोई FI स्मार्ट HNI के घर पे, Correct. वो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के पास ही थी। तो पैसा एक्चुअल रिटेल वालों ने कमाया और इसीलिए रिटेल वाले वापस आ रहे हैं। और इस बार टिके भी रहे। हाँ ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली। आप देखें ना, अक्टूबर में जब सबसे ज्यादा एफआईज बेचे थे, सबसे बड़ी एसआईपी और फ्लोज बढ़ के तो आए। या ऑब्वियसली वी नीड टू मॉनिटर दिस, पर ऐसा कोई यूफोरिया नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। चलो, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि रिटेल की तरफ से अगर आपको लगता है कि बहुत यूफोरिया, लेकिन हाँ एफआईज की तरफ से जो थोड़ा सा मूड बदला या बिगड़ा है, उस पर एक बार जरा समीर सर से पूछना चाहता हूँ। समीर सर, क्या लगता है 2025 में एफआईज लौटेंगे फिर से भारत में? सो जी, बिफोर दैट, क्योंकि अब हम म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी हैं, यूफोरिया इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी रीजन दें कि चाहे सप्लाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर आप एक्चुअल रिटर्न देखें मार्केट के 3 साल 5 साल, वो नॉर्मल जो 15 साल के रिटर्न थे वही हैं एनुअलाइज्ड। मतलब 5 साल में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, 3-4% ज्यादा, तो आपको आउटकम से ही पता लग रहा है कि यूफोरिया नहीं है। चाहे वो यूफोरिया मैच आउट हो गया कि सप्लाई ज्यादा हो गई, जो भी हो गया, बट मार्केट कोई आउट ऑफ लाइन नहीं गई क्योंकि ज्यादा लोग थे। और सेकंड थिंग इज, ये जो हम एसआईपी देखते हैं उसमें नेट एसआईपी इतना नहीं होता, ये आप देखते हैं ग्रॉस एसआईपी। और कई लोग एसआईपी कैंसिल करते हैं, वो करते हैं, वो डेटा अलग से भी आता है, लेकिन एक्चुअली कोई मेरे हिसाब से बहुत यूफोरिया नहीं है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से देखें, सो फॉरेन इन्वेस्टर ने इस साल में जो सेलिंग की है सेकेंडरी मार्केट में, मतलब 24 में, लास्ट ईयर, उससे अबाउट इक्वल उन्होंने क्यूआईपीज और आईपीओज में खरीदा है। तो मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, ऑफकोर्स नेट पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि जीरो ही है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज कर रहा है। क्योंकि पहले उसके पास स्टॉक्स थे, ये बड़ी बड़ी कंज्यूमर कंपनीज एंड फाइनेंशियल कंपनीज एंड मे बी आईटी कंपनीज, और जो नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं वो थोड़ी कोई न्यू एज की हैं या कोई नई चीजें कर रही हैं, या वो अपने आप को लार्ज कैप से मिड कैप थोड़ा सा 5-10% अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहते हैं, और वो उनको मौका खाली आईपीओ और क्यूआईपी में होता है। तो ओवरऑल एफआईआई का 24 में नेगेटिव नंबर नहीं था, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है प्लस माइनस, जो लास्ट 2-3 दिन में हुआ होगा, बट जनरली एफआईआई ने 4 साल में खाली नेगेटिव रहे हैं इंडिया में लास्ट 25 सालों में। लेकिन क्या है कि 2018 के बाद जब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगा ज्यादा कि भाई मॉरिशियस और सिंगापुर ट्रीटी चली गई है, तो इंडिया के रिटर्न्स थोड़े से लेस अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर आप पोस्ट टैक्स बेसिस पे देखें, उसकी कॉस्ट तो इंडिया दे रहा है और देगा, लेकिन उसके बाद भी एफआईएस का इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई। हमें भी अभी एक बड़ा सेपरेट अकाउंट मिला अक्टूबर 1 से, तो ये पैसे
एफआईज ही दे रहे हैं और टैक्स बढ़ाने के बाद भी दे रहे हैं। बट जनरली मुझे नहीं लगता कि एफआईएस को आपको ऐसे लेना चाहिए कि हर साल की वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मोस्टली वो आते हैं, मोस्टली वो हर साल आते हैं। एंड इवन इन 24 वो नेट में नहीं गए, लेकिन आए भी नहीं। बट दैट वाज ड्रिवन क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री के बाद सबको लगा कि यूएस करेंसी विल स्ट्रेंथन, जो हुआ, और यूएस मार्केट विल बी गुड, जो हुई। तो उसके लिए लास्ट 2-3 महीने में 12-14 बिलियन चले गए। बट वो भी इवेंट अब हो जाएगा प्लस माइनस, अगर अभी खत्म नहीं। भाई की बात का जो एक्चुअल परसेंटेज है, एफआई होल्डिंग अभी रिकॉर्ड लो पे है। इट इज एट 17.8% of overall market cap, which used to be roughly 22.3% 10 years back. तो ऑलरेडी 5% एफआई का जो कम हो ही गया है, परसेंटेज में तो 5% कम हो चुका है। और एफआई की ओनरशिप ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप इज ऑल्सो नाउ अराउंड 9.5%. सो हम एक साइड का देख रहे हैं दैट एफआईज ने बेचा है, बट एफआईज के बेचने के बाद भी मार्केट स्टेबल है। और लेट्स नॉट फॉरगेट 2024 was the most unprecedented year in the history of global market because 3 लड़ाइयाँ चल रही है एक साथ। दुनिया भर के इलेक्शंस थे, दुनिया भर की ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, राइट? तो उसकी वजह से भी, और प्लस एफआईज ने सिर्फ, मैं समीर भाई की बात से सहमत हूँ कि टैक्सेशन की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, बट इमर्जिंग मार्केट एज ए ओवरऑल एसेट क्लास ही उड़ गया। तो सबसे बड़े कंपोनेंट इमर्जिंग मार्केट के क्या थे? चाइना और रशिया, और दोनों उड़ गए लास्ट, दोनों उड़ गए, करेक्ट, राइट? तो ये जो एक जनरल आउटफ्लो भी हुआ है एफआई इन्वेस्टर्स का फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, और इंडिया उसका एक पार्ट रहा है। सही बात है, अगर पूरा ही पैसा निकालेंगे तो थोड़ा तो हमें हमारे को यहाँ से आएगा, और हमारा वेटेज इमर्जिंग मार्केट में बढ़ गया है बिकॉज चाइना और रशिया का कम हो गया है। इसकी वजह से थोड़ा आउटफ्लो और भी ज्यादा लग रहा है। समीर सर, 2025 में तेजी होगी तो किस वजह से बताएं? तेजी का आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तेजी को अगर आप कहें कि 20-25% रिटर्न, मुझे लगता है कि लो प्रोबेबिलिटी है। ओके, हम तेजी को ये कहते हैं कि पुरानी तेजी में आप खो ना दे बहुत ज्यादा, या खोएं। तो अगर आप कहें 10-12-15% रिटर्न, मुझे लगता है बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इसमें क्या बड़े रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब हुए, वो जनरली लेटर से कि 3-6 महीने तक खराब रहते हैं। तो एक क्वार्टर और आप कह लें कि कंज्यूमर का, ऑटो का एक्चुअल सेल्स वगैरह खराब रहेगी। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम गवर्नमेंट ने भी अपनी स्पेंडिंग नहीं की थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ वो बजट टाइम में, मतलब वो 6 महीने निकल गए। तो उनकी भी, अगर वो अभी उन्होंने स्पेंडिंग शुरू नहीं की, तो इसका मतलब है वो बिलो टारगेट उनका वो हो जाएगा डेफिसिट। तो वो मुझे लगता है कि ऐसे गवर्नमेंट नॉर्मली छोड़ती नहीं है अपने बजट को। लेकिन अगर वो भी स्लो हो गया तो फिर वो अगले हाफ में, क्वार्टर में यूज हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट 6-9 मंथ्स में एक तो इन्वेस्टिंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट मतलब ज्यादा होगी गवर्नमेंट की। और फिर 3-4 महीने बाद आप पिछले साल के वो इलेक्शन वाले क्वार्टर्स वगैरह से कंपैरिजन शुरू कर देंगे, तो ईयर ऑन ईयर भी ठीक लगेगा। लेकिन पिक्चर स्टोरी है कि लास्ट 3 महीने में एफआईएस की जो सेलिंग हुई, क्योंकि आप देखिए सितंबर में बाइंग हुई थी कोई 10-8 बिलियन की, और फिर सडनली अक्टूबर में 10 बिलियन टाइप की, 12 बिलियन की सेलिंग हो गई, जो मुझे लगता है यूएस के इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए बेटिंग हो रही थी। वो, या जो भी होगा, वो इशू भी या वो इवेंट भी खत्म हो गया, तो आप नॉर्मल उसमें चले गए। नॉर्मल उसमें ये है कि क्योंकि लास्ट 1 साल के रिटर्न को बहुत तोड़ फोड़ नहीं है हमारे, छोड़िए आप मार्केट की बात करते हैं, 500 इंडेक्स इज द मार्केट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। और 3 साल में भी ठीक नहीं है, 2 साल में अच्छे हैं। 3 साल में क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि 22 भी नेगेटिव ईयर था मार्केट का हमारे, और उस दौरान 10% करेंसी भी गई थी उस साल, करेक्ट। तो इसलिए ओवरऑल को ऐसा नहीं किसी को लगता कि माय गॉड हमने 100% रिटर्न बना लिए। वो खाली मधु केला जी बनाते हैं, नॉर्मल बंदे नहीं बनाते। तो मधु सर से पूछता हूँ फिर, सर कहाँ बनाते हैं आप, और 2025 में कहाँ बनाएंगे ये बताइए। समीर सर कह रहे हैं आप नहीं, इसमें तो देखो सर, इसमें तो जो समीर सर ने बोला मैं पूरा एग्री करता हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो आपका मिडास टच है,
स्टॉक्स में तो लोग भाई लोग इंतजार करते हैं एम के मैं शेयर लेने के पहले आपको आके बता के जाता हूँ। बताया कि नहीं बताया, बताइए। नहीं। लिकर सेक्टर में अपन ने डिस्कस किया, सेक्टर अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चिल्ला चिल्ला के बोला, रियल एस्टेट सेक्टर चिल्ला चिल्ला के बोला। ऐसा नहीं कि हमको सीक्रेट काम करते हैं, हम आपको बता के करते हैं। ये बात सही है, थीम्स जो आप पकड़ते हैं लाजवाब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी अनिल भाई मुझे लगता है 2025 में मेरी तरफ से 3-4 चीजें हैं। एक ना, डेफिनेटली लास्ट 3-4 साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बना है जी। तो मुझे लगता है कि भले वो मिड कैप में बना, स्मॉल कैप में बना, सब इन्वेस्टर्स का अच्छा पैसा बना है। मुझे लगता है पहली बात है कि आप इसको एक्स्ट्रापोलेट मत करो कि ऐसे ही दुनिया नहीं चलती रहेगी ना। अब कंपनी अगर 18-20% ROE कमाती है और हम 30% रिटर्न कमाएंगे तो या तो कंपनियां बेवकूफ़ है या हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, राइट। तो ये मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं आपने को रिकंसाइल करना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी लास्ट 3-4 साल में बहुत लो थी, एकदम ट्रेंडिंग मार्केट था। Correct. मुझे लगता है इस बार वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ट्रम्प साहब भी आए, वो ट्वीट भी करेंगे तो काफी सारा थोड़ा माहौल वॉलेटाइल रहेगा। थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी, अगर आप चाइना के ऊपर टैरिफ लगाते हो तो उनका रिस्पॉन्स कैसे आता है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। तीसरा मुझे लगता है कि ये साल जो पूरा है ना, ये स्टॉक पिकर्स का मार्केट है। ओके। बेसिकली ये वॉलेटिलिटी में आप अपना काम एकदम करके रखें, आपको पता नहीं लगेगा कि बाई से सेल कब हो जाएगा और सेल से बाई कब हो जाएगा। करेक्ट, राइट। क्योंकि अनिल भाई क्या है, कोई कंपनी हम देख रहे हैं, राइट, अभी 200 रुपए की 130 हो गई, तो 200 रुपए में हो सकता है सेल थी, 130 में हो जाए, हो सकता है बाई हो जावे। दोनों तरफ का माहौल मिलेगा। और बिकॉज और मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे जो टीवी में भी लोगों को, मैं भी 2-4 लोगों को बात सुना, जनरल जो पब्लिक का परसेप्शन है कि बहुत बड़ा यूफोरिया हो गया है, बाजार कहीं बहुत ज़्यादा घट सकता है, वो मुझे नहीं लगता है। तो आपने डेटा इतना मजबूत दे दिया। और मैं आपको दूसरा बात बोलता हूँ कि देखो ये 18 करोड़ आदमी जो आ गए हैं ना, भैया बोलते थे राकेश भैया, सब नफे का दारू है। तो जब तक ये नफा चलता रहेगा ना, तब तक पब्लिक जाने वाली नहीं है यहाँ से। सही बात है। अब और जो पब्लिक ने पैसा बना लिया है, इतनी जल्दी कोई लोग जाने वाले नहीं है। सही बात। तो या तो कोई ग्लोबल ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो जावे जिसमें पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हो जावे, तब तो बात अलग है। पर मुझे ये लगता नहीं है कि ये एकदम कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात है। एक और डेटा पॉइंट बोलता हूँ अनिल भाई, ये सबसे ज्यादा बड़ा इशुएंस का मार्केट में बहुत बात चल रही है कि बहुत ज्यादा इशुएंस आ गए। डेफिनेटली इशुएंस बहुत आए हैं, पर अगेन आपको बोलता हूँ, जब 2007-8 में मार्केट पीक हुआ था, उस समय टोटल इशुएंस वाज 2.4% ऑफ द GDP। अभी वो 1% है। तो अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, अगेन वी डोंट वांट 2007-8 के जैसा यूफोरिया, पर मैं बोल रहा हूँ यूफोरिया होने में बहुत टाइम है। कॉन्टेक्स्ट की वो बहुत दूर है। तो मुझे लगता है 2025 का साल इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत सारे लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि सिर्फ लार्ज कैप देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कीप अपने को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपने को क्या लेना देना कोई कैप से। नहीं सर, वो तो आपने को लेना देना है रिस्क रिवार्ड से। आपने लास्ट बोला कि स्टॉक पिकर्स का मार्केट, स्टॉक पिकर्स का मार्केट, समीर सर ने सही बोला है, आप ही का मार्केट है 2025 में। तो समीर सर का सवाल का जवाब ये आया नहीं। तो 2025 में आप क्या खरीदेंगे, ये बताइए सर। नहीं, अब मैं बोला ना आपको बताएंगे, पहले मैं बिग पिक्चर बात करता हूँ। जी जी। कि इतनी रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है जितनी मधु जी कर रहे हैं कि ये यूफोरिया हुआ है कि नहीं हुआ। आप सिंपल देखें कि पिछले 3 जो बुल रन हुए, जिसके बाद क्रैश हुए, उन सालों में रिटर्न क्या था। तो 91 में मार्केट अब थी कोई 60%, राइट। 99 में थी कोई 80% या 70% उस साल में। फिर 2007 में भी अब थी कोई 70%। तब आदमी कह सकता है कि मार्केट वर्टिकल राइज हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। देन आप बाकी चीजों से जोड़े कि 1 साल में ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया। आप 3 साल में इंडेक्स को 50% नहीं बढ़ाया अभी तक हमने। ठीक बात है। तो ये यूफोरिया का तो आंसर ही मिल गया कि नहीं है यूफोरिया उस हिसाब से। समीर भाई तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी यूफोरिया है नहीं है, उसमें एज आई सेड FII था नहीं, क्योंकि 22 में नेगेटिव था और लास्ट ईयर 0 था। लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। आप 25 साल में देखें, टोटल 4 साल में ही नेगेटिव रिटर्न हुआ है। तो नॉर्मल आप सोचेंगे 10-20 बिलियन तो डाल देते हैं नॉर्मली। अगर थोड़ी सी भी नॉर्मल हुई तो उनका वापस आना जायज है। तो इसलिए ओवरऑल कोई उस हिसाब से मैं नेगेटिव नहीं हूं। बट मैं ऑब्वियसली यही कह रहे हैं सब कि भाई आप
पुराने जो रिटर्न 3-4 साल के हुए हैं 25-25%, जैसे हमारा फंड हुआ पता नहीं 27-28% बढ़ गया, ऐसे रिटर्न्स हर साल एक्सपेक्ट करना ठीक बात, अनरीजनेबल है। उतने नहीं बनेंगे सर। फटाफट कोई थीम्स आपको फिर पसंद मैं हो? बताता हूँ समीर भाई का जो एक बार समीर भाई के साथ आने का ना बड़ा एडवांटेज है कि हम तो रिसर्च करके आते हैं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं राइट। तो उन्होंने कितना अच्छा डेटा पॉइंट बोल दिया, देखो क्योंकि लास्ट ईयर रिटर्न ही नहीं आया, सही बात तो है। डेटा खोजने की किस चीज़ जरूरत की ही है? नहीं सही बात, नहीं ठीक बात है। इट्स अ गुड पॉइंट। सो हाँ जी हाँ, आपकी पसंदीदा थीम्स क्या है 2025 के लिए? सर, अभी थीम से ज्यादा मैं बोलूंगा अनिल भाई, अपन इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, ओके। इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ी थीम है कि आपका रिसर्च करने का टाइम, आपका शेयर लेने का टाइम अलग होना चाहिए। ओके। जिस दिन आपने रिसर्च कर ली उसी दिन जाके शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। पढ़ के तैयार रहो, पढ़ के तैयार एग्जाम के रखो, दिन ही। मार्केट के ऊपर भरोसा रखो, वॉलेटिलिटी के ऊपर भरोसा रखो। 2025 वॉलेटाइल होगा और वो वॉलेटिलिटी में शेयर लेने का मौका आपको मिलेगा पक्का, बिल्कुल ठीक बात। राइट। तो कोई कुछ भी समझा देवे, बहुत सेम सही डे जिस दिन आपको आइडिया मिला ना उसी के दिन, ऐसा नहीं है कि कल निकल जाएगा ये आइडिया, तो आप अपना काम पूरा करके रखो, मार्केट के वॉलेटाइल में एंट्री पॉइंट जरूर आपको मिलेगा। करेक्ट। दूसरा जो है अनिल भाई, मैं 100% एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि यूफोरिया बिल्कुल नहीं है। देर इज ए सेलेक्ट पॉकेट जहाँ 100 का पी हो गया है, 10-10% का ग्रोथ है, या बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में ना सब तरीके के कारनामे चल रहे सही हैं। बात। तो अपने को वहाँ से तो डेफिनेटली डर के रहना है। यहाँ पे वैल्यूएशन एकदम एक्सट्रीम हो गया है या एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पर उसके अलावा भी देर विल बी सेलेक्ट पॉकेट्स ऑफ मार्केट जहाँ पे अभी भी रिटर्न बनेगी। एक सेक्टर अनिल भाई जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, और वो फिर आप बोलना नहीं कि आप बोले नहीं, बताया नहीं। हाँ, अभी तक मैंने शेयर लिया नहीं है और खुद आपके चैनल में आके बोल रहा हूँ जी। एक सेक्टर जो इंटरेस्टिंग हो सकता है अगले 2-3 साल के अंदर में, वो हो सकता है सीमेंट। सीमेंट, ओह लवली। अभी सीमेंट में क्या हुआ है, लास्ट 5 साल में 100 मिलियन टन का कंसोलिडेशन हो गया। अगले 3 साल के अंदर जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर हो गया है अभी 78%, जो 5-7 साल पहले 53% हुआ करता था। अब प्राइसिंग पावर आएगा। अब ये जो है ना, करीब 125 मिलियन टन की और कैपेसिटी कंसोलिडेट होना बाकी है। अब मुझे लगता है अगले 12-18 महीने के अंदर इसमें से भी, जैसे इंडिया सीमेंट का वैल्यूएशन तो हाई था पर उसको कंसोलिडेट होना ही था, मुझे लगता है, और ये जैसे ही कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ेगा ना, और ये जो टॉप 10 प्लेयर्स है इनका मार्केट शेयर लेट से 78 का 85-90% होगा, तो फिर मुझे लगता है अगले 3-4 साल के लिए सीमेंट विल बिकम ए वेरी इंटरेस्टिंग थीम। फिर इंडिया में डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, और अब नया कैपेसिटी लगाना अनिल भाई मुश्किल का बहुत बहुत कठिन है, Correct. और ऑल्सो नया कैपेसिटी 1-2 मिलियन टन का वायबल ही नहीं रहेगा। ठीक बात है। अब बनाना तो बड़ा ही बना। समीर सर, जल्दी से आपकी कोई पसंदीदा पसंदीदा थीम 2025 के लिए सर? नहीं जी, मेरी पहले तो बिग पिक्चर थीम ये है कि इंडिया, मैं नॉट थीम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से सहमत हो या व्हाटएवर, कि इंडिया को चाइना के साथ पीस करनी चाहिए। चाइना जो है कई सेक्टर्स में इतना इंडिया से आगे है, जैसे कि ईवी में या सोलर में, कि इंडिया को ये लड़ने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं ये हम अपने आप री इन्वेंट करेंगे इस व्हील को। तो क्या है कि अगर आपकी कोई सिक्योरिटी टाइप सेक्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि कोई हैकिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो चीज़ों में आप जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगाएं, लेकिन बाकी सेक्टर्स में अगर हम कहें कि हम अपने आप ग्लोबल स्केल के बन जाएंगे, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको मार्केट चाहिए। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें जहां इंडियन पार्टनर चाहिए, आपको साथ में कंपलसरी है, लोकलाइजेशन कंपलसरी है, कोई ये टैक्स जो भी लें, इतना लोकल प्रोडक्शन करें, उनको रॉयल्टी ना दें, ये ना करें, ये सब करके ये सब सेक्टर्स खोलने चाहिए। बिग पिक्चर में मैं पहले नेगेटिव बताता हूँ कि जहां पर भी चाइना की ओवर सप्लाई है, जहां पे चाइना अब आजकल क्योंकि कॉर्नर्ड है इन टर्म्स ऑफ लो ग्रोथ, उसके अगेंस्ट जो भी सेक्टर है जैसे केमिकल सेक्टर, और मेरे को तो लगता है ईवी, मुझे तो लगता है सोलर, इन सब में खाली ये स्टोरी नहीं हो सकती कि हमें तो प्रोटेक्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट वाले प्रोटेक्ट करेंगे टैरिफ से और ड्यूटी से, ये सब नहीं होगा। ये बियॉन्ड द पॉइंट इज अ लॉस फॉर इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि कई चीजों में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपेक्स चाहिए, उनको मार्केट चाहिए। ठीक बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई सर। अब मेरे पास 30 सेकंड का समय बचा है आप दोनों के लिए, और आप दोनों से एक बहुत ही पर्सनल सवाल है। मधु सर, आपको और समीर सर को एक एक रेजोल्यूशन लेना है 2025 के लिए। एक खुद के लिए लेना है, एक दूसरे के लिए, मतलब
एक आप लेंगे समीर सर के लिए और समीर सर आपके लिए लेंगे फिर। तो पहले आप बताइए। लेट समीर सर गो फर्स्ट। मैं बताता हूँ जी, हाँ जी। मधु को रेजोल्यूशन देना चाहिए कि वो साल में एक आध छुट्टी सिंगापुर में आके मनाए। अरे वाह, क्या बात है। और समीर सर को ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि मेरे से ज्यादा बात करे वो इस अरे साल में। वाह। नहीं, कौन सा कम बात है? ताकि तो मेरा 2025 का रेजोल्यूशन पूरा भी हो गया अभी। हाँ। मेरा ये था कि मैं दोस्तों के बीच में दोस्ती और मजबूत बनाऊं, जो मैंने अभी कर दी है। Exactly. Thank you so much. तो बस इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 का साल सबके लिए मुस्कुराता हुआ निकले और आप सब अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए बहुत सारी वेल्थ बनाएं। ये मेरी एक बार फिर से मधु सर आपको और समीर सर आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए और इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।